तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर एक्सएमएल के बारे में देखा था और एक्सएमएल के साथ में हमने जेसन के बारे में देखा था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर सिंपली अपना एग्जांपल फ्रेम करके देखना है ना, कि ये जेसन के एग्जांपल्स कैसे क्या होते हैं, कैसे क्या एग्जांपल अपन यहाँ पर फ्रेम करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, मैं यहाँ पर इसे सेव एज करता हूँ और एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ बाय द नेम डेमो21। यहाँ आने के बाद में मैंने ये सारी चीज़ें तो यहाँ से हटा दी है ना। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा क्या है, वेर obj इक्वल्स टू, और अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है नेम में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, एंड्रे एंडरसन। ये अब ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये किसके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा नेम में मैंने लिखा एंड्रे एंडरसन, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने एज लिख दी है, तो एज में मैंने 45 लिख दिया। एज में 45 लिखने के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने लिखा यहाँ पर एड्रेस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंदौर, राइट। अब ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है क्या, सबसे पहले तो मैंने BR लगा दिया, मैंने लिखा यहाँ पर टाइप ऑफ, और मैंने लिखा यहाँ पर OBJ। और अब अगर अपन बात करें, मैंने टाइप ऑफ OBJ लिखा है, मैंने प्लस किया, मैंने लिखा टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया OBJ, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, ये क्या देकर रखा हुआ है कि आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले आपने टाइप को प्रिंट करवाया। अब अगर आप बोले कि यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो वैल्यू कैसे प्रिंट करवाओगे आप, तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर सबसे पहले लिख दोगे क्या, तो यहाँ आएगा OBJ के केस में, या आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर आएगा नेम, तो ये नेम के बाद में आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में एज, और एज के बाद में आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, OBJ डॉट नेम, OBJ डॉट एज, OBJ डॉट एड्रेस, नेम डॉट एज डॉट एड्रेस, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अगर अपन बात करें, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, OBJ के अंदर नेम लिखा, एज लिखा, एड्रेस लिखा, टाइप ऑफ आया, और ये सारी चीजें मैंने ऐसा कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर अब मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जेसन ऑब्जेक्ट। अब अगर अपन बात करें जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर ये तो आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर अपन जेसन ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जेसन ऑब्जेक्ट भी समवॉट सिमिलर ही होता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से, बट एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसकी जो की होती है वो भी किसमें होती है, यहाँ पर आपके डबल कोट्स में होती है। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको आप डबल कोट्स में ऐसे मेंशन करेंगे। तो अगर यहाँ पर की आपकी डबल कोट्स में है, तो उस केस में यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा वो आपका जेसन ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। और अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर मेरे को उसका टाइप देखना है, तो आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है जेसन OBJ। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, जेसन OBJ। यहाँ पर भी अगर आप प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, तो जेसन OBJ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप प्रिंट करवाएंगे तो जेसन OBJ प्रिंट होगा, और यहाँ पर भी आप प्रिंट करवाएंगे तो जेसन OBJ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर अपन बात करें, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये मैंने जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया। सिमिलरली अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपके पास में एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है आपके जेसन स्ट्रिंग का। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, जेसन, और जेसन में मैंने लिखा है जेसन स्ट्रिंग। अब मैंने क्या लिख दिया है, जेसन स्ट्रिंग। अब ये जेसन स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली, तो जेसन स्ट्रिंग के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने लगा दिया है बैकटिक, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, बैकटिक, और यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लगा दोगे बैकटिक। तो ये बैकटिक अगर लगाकर आपने ऐसा कुछ लिखा है, तो वो क्या कंसिडर होती है, आपकी जेसन स्ट्रिंग कंसिडर होती है। बैकटिक अगर आप लगाकर लिखते हैं तो क्या कंसिडर होगी, आपकी जेसन स्ट्रिंग कंसिडर होगी। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर आए क्या, हाँ वो जेसन में ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, ये ऐसा कुछ जेसन स्ट्रिंग। अब ये जेसन स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ क्या लिखा, मैंने लिखा जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अब अपन इसको चलाकर देखते हैं,
लेकिन चलाकर देखने की भी पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे BR लगाया, मैंने यहाँ पर भी आकर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर भी आकर BR लगा दिया, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसको चलाते हैं। चलाने के लिए मैंने यहाँ पे Ctrl+F5 को प्रेस किया। अपन क्रोम पर आए, देखते कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पे टाइप ऑफ, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिला, फिर नेम मिला, एज मिली और एड्रेस मिल गया। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो टाइप ऑफ में आपने देखा यहाँ पे जेसन ओबीजे मिला, आपको ऑब्जेक्ट मिला, नेम में आपको एंड्रू एंडरसन, एज मिली और आपने फिर यहाँ पर देखा तो आपको क्या मिला, एड्रेस में आपको इंदौर मिल गया, राइट। फिर अगर अपन बात करें तो ये दोनों ही केसेस में ऊपर वाला जेसन ऑब्जेक्ट था उससे भी आपको वही डेटा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। नीचे जो जेसन ऑब्जेक्ट है उससे भी वही मिल रहा है, सब कुछ वैसा ही मिल रहा है। लेकिन जो आखिरी वाला था वो क्या था, टाइप ऑफ जेसन स्ट्रिंग, जिसके अंदर आपने क्या देखा कि वहां पर आपको क्या मिल रहा है, टाइप में आपको स्ट्रिंग मिल रहा है। समझ में आया। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये जो टाइप ऑफ जेसन स्ट्रिंग है ना, तो इसका कहाँ क्या यूज आएगा, है ना, या कैसे क्या आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत सी जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर जो आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन स्ट्रिंग एज अ आर्ग्यूमेंट गेट करती है, या बहुत सी मेथड्स ऐसी होती है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देती है। तो अब अगर यहाँ पर या तो स्ट्रिंग को आप पास कर रहे हो या स्ट्रिंग को आप गेट कर रहे हो तो उसमें से डेटा को फैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे, आपको देखिए यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर ये जो ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है जिसमें आपने यहाँ पर ये यूजर से डेटा गेट किया है, मैंने ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पर जेसन स्ट्रिंग में से भी डेटा को प्रिंट करवाना है और उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जेसन, और मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जेसन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जेसन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, स्ट्रिंग। और ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, जेसन स्ट्रिंग डॉट नेम, जेसन स्ट्रिंग डॉट एज, जेसन स्ट्रिंग डॉट एड्रेस, मैंने अगर यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अब होगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने पर अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो देखना है मेरे को मे बी एरर देगा। मैंने इसे क्या करा, चलाया, तो उसने एरर तो नहीं दिया लेकिन यहाँ पे मेरे को अनडिफाइंड जरूर दे दिया। आप इंस्पेक्ट कर देखिए ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे, कंसोल पर आएंगे, कंसोल पर आने के बाद में भी इसने यहाँ पर अपने को कुछ नहीं बताया। यहाँ तक क्लियर है क्या? कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इसने आपको क्या दिया, यहाँ पर अनडिफाइंड दिया है। मतलब इसका मतलब मेरे को एक चीज ये तो समझ में आ गई है क्या, कि जो जेसन स्ट्रिंग है तो उस जेसन स्ट्रिंग का डेटा मैं डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकता। समझ बात है ना, आपके पास में जेसन स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग का डेटा आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा सकते। अब फिर उस केस में क्या है ना, तो अब प्रिंट करवाना है तो करवाऊंगा कैसे। तो अब अगर मेरे को उसको प्रिंट करवाना है तो मेरे को जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर मेरे को उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो अपन वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम किया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और अपन अब करेंगे क्या, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, और ये सब कुछ हटाने के बाद में अब मैंने बोला कि अब यहाँ पे इसका टाइप तो मेरे को पता चल गया है, लेकिन अब मेरे को इसमें से डेटा को रिट्राइव करना है। तो डेटा को रिट्राइव करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो डेटा को अगर रिट्राइव करना है तो अपन आते हैं यहाँ पे, क्या ऑब्जेक्ट से तो आप डेटा निकाल ही सकते हो, अब लेकिन यहाँ से आप डेटा नहीं निकाल पा रहे हो ना। डेटा यहाँ पर अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो और अगर आप बोलो कि अगर मैं इसको डायरेक्टली जेसन स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवाऊँ, तो मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने बोला जेसन स्ट्रिंग अगर मैं प्रिंट करवा दूँ, तो अब ये जेसन स्ट्रिंग को अगर आप प्रिंट करवाते हो तो आप देखो यहाँ पे कैसे क्या देखने को मिलेगा आपको। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने लिखा 22, आप देखोगे यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। उसने आपको क्या प्रिंट कर दे दी है, पूरी की पूरी जेसन स्ट्रिंग ही प्रिंट कर दे दी है। क्लियर है। अब उसने अगर आपको यहाँ पर जेसन स्ट्रिंग प्रिंट कर दे दी है तो ये तो गड़बड़ है। तो ये बहुत सी जगह ऐसा होगा कि आपको कहीं किसी में डेटा को पास करना रहेगा तो आप जेसन स्ट्रिंग को पास करेंगे, या हो सकता है कि कहीं से डेटा अगर आपको आएगा तो वो जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा आपको मिलेगा। अब जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर डेटा अगर आपको मिलता है ना, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उसको फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अब ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब ये तो मेरे को जेसन स्ट्रिंग तो मिल गई है, अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो सिंपली अगर अपन बात करें कि मेरे को इसमें से डेटा को रिट्राइव अगर करना है, तो डेटा को रिट्राइव करने के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर जेसन, और जेसन के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा जेसन, और जेसन के बाद में अपन लिखेंगे पार्स। अब ये पार्स नाम की मेथड करती क्या है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर क्या पास करेंगे, जेसन स्ट्रिंग।
अब आप यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग को पास करेंगे तो ये जेसन स्ट्रिंग आपको क्या निकाल कर देगी यहाँ पे, तो ये आपको जेएस का ऑब्जेक्ट निकाल कर देगी। तो आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जेएस ओबीजे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे आपको एंड्रू एंडरसन एज और एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर जेसन स्ट्रिंग में से डेटा को अगर आपको गेट करना है ना, क्योंकि जेसन क्या होता है, डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट होता है ना। डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट मतलब क्या, कि जहाँ पर आप एक सर्वर से किसी क्लाइंट को या क्लाइंट से सर्वर पे डेटा को आप क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो जेसन के फॉर्मेट में। तब उस केस में हाँ, पार्ट्स मतलब यहाँ पर आपका जो जेसन स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग आपकी, आप सिंपली क्या बोल रहे हो कि वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। यहाँ पे जेसन आपका जो है ये आपका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, पार्ट्स उसकी मेथड होती है जो कि आपके स्ट्रिंग से जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है और उस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से आप क्या करोगे, अंदर की चीज़ों को ड्राइव कर लोगे। जेसन स्ट्रिंग सिंपली आप ऐसा बोलेंगे कि जैसे आपने ये देखा, जो आपने इसका पहले वाला एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, है ना, या इसके पहले हमने एक एग्जांपल देखा कि ये वाला ऑब्जेक्ट आप बनाते तो ये आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर देखा था कि अगर आप की पे डबल कोट्स लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका जेसन ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ जेसन स्ट्रिंग की, तो जेसन स्ट्रिंग की केस में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो ये जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट था मैंने इसके आगे बैकटिक्स लगा दिए। तो ये अगर मैं बैकटिक्स लगा देता हूँ, ओपन और क्लोज ना कर देता हूँ, तो ये जो है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर अगर जेसन स्ट्रिंग मिलती है कहीं से, है ना, कि कहीं से मेरे को जो डेटा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, मेरे को जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रहा है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो डेटा आपको मिलता है, जो डेटा आता है ना, तो अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, या कौन उसको लेकर आ रहा है ना। जैसे आप देखेंगे आगे एजेक्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो एजेक्स के केस में ऐसा होता है कि यार आपके पास में जो रिस्पॉन्स का, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके पास में ऑब्जेक्ट होता है ना, जो रिस्पॉन्स लेकर आता है, अब वो जो रिस्पॉन्स लेकर अगर आता है तो हो सकता है कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा लेकर आए। अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा लेकर अगर आता है तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको पार्स करना पड़ता है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब अगर अपन बात करें, आपने जो लास्ट क्लास में देखा था, आपने जेसन प्लेस होल्डर, वो फेक एपीआई वाला कंसेप्ट आपने देखा था, राइट। उसके अंदर अपन ने करा क्या था कि उसके अंदर वहाँ पर आपके पास में बहुत सारा डेटा आपको देखने को मिल रहा था, राइट। अब मैंने क्या करा कि वो जो मेरे को, मैंने क्लिक किया, बहुत सारा डेटा मेरे को देखने को मिल रहा था, तो वो जो बहुत सारा डेटा देखने को मिल रहा था वो कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा था ना। यहाँ पर आपके पास में ये इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा था, इस टाइप से आपको आपकी ब्राउजर स्क्रीन पे देखने को मिल रहा था। तो आपने उसको ब्राउजर स्क्रीन पे से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद में आपने उसको इधर पेस्ट करा और आपने उसके ऊपर काम कर लिया, राइट। तो ये तो डायरेक्टली आपको एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट मिला था लास्ट क्लास में। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि अब आप कोई अगर प्रैक्टिकली यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट लगाते हैं, कोई मेथड लगाते हैं, मेथड को कॉल करते हैं, और उस केस में अगर आपको वो मेथड कोई डेटा लाकर देती है तो वो डेटा आपके जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। मतलब जो डेटा आपका, जो जेसन डेटा जो ट्रैवल करता है इधर उधर, जो ये डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट होता है, तो वो जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मतलब जो जेसन डेटा आपका ट्रांसफर होता है ना, तो वो जेसन स्ट्रिंग आपकी ट्रांसफॉर्म होती है ना। जेसन इज सिंपली अ डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट, और वो जेसन स्ट्रिंग इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होती है। तो अब आपको उसको क्या करना पड़ता है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब या तो आप उसको स्ट्रिंग में करके आप भेजेंगे, या अगर डेटा आ रहा है तो आप उसको स्ट्रिंग से पार्स कर आप उसको यूज करेंगे। तो उसके लिए दो मेथड होती है, और वो मेथड आती है आपके जेसन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो एक मेथड है पार्स और एक मेथड होती है स्ट्रिंगिफाई। जेसन स्ट्रिंग से जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन पार्स का यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंगिफाई यूज करते हैं, है ना। दोनों ही मेथड यूज करके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपका जो एग्जांपल है उसमें अपन ने करा क्या है यहाँ पर, तो हमने एक सिंपली प्रॉब्लम देखी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, मैंने डेटा को प्रिंट करवाया, तो डेटा मेरा प्रिंट हो गया। हाँ वही बता रहा हूँ कि ये आपने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना के डेटा को प्रिंट करवाया, तो ये प्रिंट हो गया। ये आपने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट करवाया, ये प्रिंट हो गया।
ये आपने जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया, जेसन का ऑब्जेक्ट बोले तो जो आपकी की है उसमें आपने डबल कोट्स लगाए हैं और आपने इसको भी वैसे ही प्रिंट करवाया, तो ये भी प्रिंट हो गया। क्योंकि अपन बोलते ही ऐसा है ना कि ये जो आपका जेसन ऑब्जेक्ट होता है ये भी समवॉट सिमिलर ही होता है आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह से, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी मेरे पास में एक और कंसेप्ट आता है जेसन स्ट्रिंग का, तो वो जेसन स्ट्रिंग क्या होती है कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा तो ये मेरा सिंपली जेसन ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, लेकिन मेरे को जेसन स्ट्रिंग अगर बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, बैकटिक्स लगा दूंगा। अगर मैंने बैकटिक्स के अंदर जेसन का ऑब्जेक्ट लिखा है तो क्या कंसिडर होगा, यहाँ पर मेरा जेसन स्ट्रिंग कंसिडर होगी। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप यहाँ पे भी तो लगा सकते थे, आपने यहाँ पे भी लगा दिया बैकटिक, ठीक है, आपने अपना बैकटिक लगा दिया, ठीक है, बट वो जनरली अपन उसको ऐसा कंसिडर नहीं करवाते, है ना, क्योंकि बन तो वो भी स्ट्रिंग में ही जाएगा, क्या वो भी स्ट्रिंग हो जाएगा। जैसे कैसे आप देखो यहाँ पर आपने उसको प्रिंट करवाया, अब देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है ना, वो क्या कंसिडर कर रहा है यहाँ पर, वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर यहाँ पे कर रहा है ना, और वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करने के बाद प्रिंट नहीं कर रहा है क्या। एक सेकेंड, ये अपना एग्जाम्पल कौन सा 22 है ना, तो 21 है क्या, आते हैं यहाँ पर, इसको हटाया मैंने इसको भी हटाया यहाँ से, मैंने इसको सेव किया, अपन 21 को चलाते हैं, अब देखो ये यहाँ पर आ गया ना अनडिफाइंड। फिर से मैंने इसको सेव किया, मैं इसको फिर से चला रहा हूँ एक बार, ये देखो ये मतलब आपने डायरेक्टली इसको चलाया तो चल गया, बैकटिक्स लगा के चलाओगे तो नहीं चलेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अपन यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करते, अपन जेसन को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऐसा हो गया। जेसन स्ट्रिंग वही तो मैंने अभी आपको बताया कि ये डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट है कि अगर आपको सर्वर पे से डेटा मिलेगा तो वो जेसन स्ट्रिंग के टर्म्स में मिलता है, और आप भेजेंगे भी तो जेसन स्ट्रिंग के टर्म्स में ही आप उसको भेजेंगे, समझ में आया, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर देखा, और फिर उसके बाद में ये अपना सेकंड एग्जांपल था ये 22 वाला, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन कर क्या रहे थे, तो ये अपने पास में जेसन स्ट्रिंग थी, जेसन स्ट्रिंग के बाद में आपने उसको उसका टाइप देखा, टाइप देखने के बाद में आपने उसको प्रिंट करवाया, और आपने उसको क्या कराया यहाँ पर पार्स किया है, पार्स करने के बाद में आपने उसको क्या करवा लिया यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, राइट। अब अगर अपन बात करें, ये तो प्रिंट हो गया, अब प्रिंट होने के बाद में अगर मैं बात करूं कि मेरे को क्या करना है, तो इसका वाइस वर्सा करना है, मेरे को यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट से उसको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन वापस से आते हैं 21 वाले एग्जाम्पल पर ही, और 21 वाले एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर सेव एज किया, इसको कर दिया 23, यहाँ पर आए। अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया, अब ये जेसन ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, अब इस जेसन ऑब्जेक्ट को तो अपन प्रिंट करवा रहे थे, है ना। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अब जेसन स्ट्रिंग में अगर मेरे को उसको कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर आकर, तो मैं यहाँ पर आया, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है जेसन, जेसन डॉट अपन क्या लिखेंगे स्ट्रिंगिफाई, और इस स्ट्रिंगिफाई के अंदर मैं क्या लिख दूंगा जेसन ऑब्जेक्ट, राइट। और अब आप यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ जेसन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग मिलना चाहिए, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप देखेंगे 23, तो देखो पहले उसका टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा था और अब क्या टाइप आ रहा है आपका स्ट्रिंग आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें कि इसका यूज कहाँ आता है, यूज कैसे करेंगे अपन, है ना, तो कि नॉर्मली हमने ये तो देख लिया कि जेसन से हम डेटा को रिट्राइव कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि जेसन से डेटा को रिट्राइव कैसे करोगे, तो ये अपन ने अभी एग्जांपल देखा था ना लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको जेसन प्लेस होल्डर से वो डेटा कॉपी करा था, प्रिंट करके दिखाया था, तो वो जेसन फॉर्मेट में ही था,
ठीक है। अब लेकिन वो तो मैंने क्या करा था कि जो आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा था उसी को कॉपी करके अपन ने प्रिंट करवा दिया था, है ना। मतलब अपन ने स्टैटिक डेटा बना लिया था। स्टैटिक मतलब कैसा कि मैंने अपने एग्जांपल में ही पूरे डेटा को कॉपी कर लिया और उसको चलाकर बता दिया। लेकिन अब ऐसा तो हर बार अपन कर नहीं सकते ना, क्योंकि डेटा तो डायनेमिक होगा आपका, तो डेटा तो कहीं ना कहीं से उठ कर आएगा। अब डेटा अगर कहीं ना कहीं से उठकर अगर आता है तो फिर अब उस केस में आप उसको चलाओगे कैसे। तो अब अगर डेटा कहीं से उठकर आता है तो उस केस में आप उसको चलाओगे कैसे, तो फिर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है और वो कंसेप्ट का नाम होता है आपका एजेक्स, है ना। अब ये एजेक्स मतलब है क्या, है ना। जरूरी नहीं है कि आप एजेक्स के थ्रू ही ऐसे काम करें, है ना। आपके पास में बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन इनिशियली ये जो डेटा को लाने का काम जो हम करने वाले हैं या भेजने का जो काम हम देखने वाले हैं, तो ये आप इनिशियली करेंगे एजेक्स से। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आप एजेक्स से डील करोगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो फिर उसके बाद में एजेक्स को रिप्लेस करते हुए फैच एपीआई का कंसेप्ट आएगा। फिर फैच एपीआई का कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते उसको रिप्लेस करते हुए एक्सियोस का कंसेप्ट आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली चीजें सिंप्लीफाइड ही होते जाएगी। क्या आप बोलेंगे कि सर जब एजेक्स था तो हम फैच एपीआई को क्यों यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वो एजेक्स से कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा। फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि सर जब ऑलरेडी फैच एपीआई है तो फिर अपन एक्सियोस क्यों यूज करेंगे, तो वो फैच एपीआई के कोड को सिंप्लीफाई कर देगा। समझ में आया। तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये एजेक्स मतलब होता क्या है, एक्सएमएल का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, वो यूज में भी नहीं आता है, उसके लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सएमएल का ऐसा कुछ यूज में भी नहीं आता, आपको कहीं पे ना ही देखने के लिए मिलेगा, है ना, ना ही कोई आपसे पूछेगा, है ना, और ना ही उसका कोई प्रैक्टिकल आपसे करवाएगा। ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें उसके अलावा तो आता है आपके पास में एजेक्स। तो अब वो एजेक्स है क्या, तो अगर एजेक्स की अपन बात करें तो सिंपल टर्म्स में मैं सबसे पहले आपको उसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं पीपीटी शेयर करता हूँ तो उसमें उसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। उसकी मेथड्स, उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या है, कैसे क्या प्रॉपर्टीज है और उस ऑब्जेक्ट की क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे क्या, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन इनिशियल लेवल पर बात करें कि एजेक्स मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, तो एजेक्स मतलब होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। asynchronous javascript and xml, राइट। ये ajax का फुल फॉर्म होता है। कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ajax, तो AJAX, द फुल फॉर्म ऑफ ajax इज asynchronous javascript and xml। ठीक है। अब ये करता क्या है यहाँ पर, तो आप ऐसा देखेंगे कि आपने देखा होगा जैसे शेयर मार्केट की साइट्स, है ना, जैसे आप शेयर मार्केट की साइट्स देखते हैं तो जो मार्केट जब चलता है तो उस केस में आपने देखा होगा ना कि जो शेयर की जो प्राइसेस है वो कम होती है, ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है ना। ऑटोमेटिकली मतलब कि आपका पेज वैसा का वैसा खुला हुआ है, अब वो ऑटोमेटिकली उस पर अपडेट हो रही है, राइट। या फिर आप ऐसा देखते हैं कि वो पूरे पेज में कोई स्पेसिफिक सेक्शन है, स्पेसिफिक कॉर्नर है जहाँ पे कुछ डायनेमिक डेटा उठकर आता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिक बस, है ना, क्रिकेट की एप्लीकेशन जो होती है, तो वो क्रिकेट की जो एप्लीकेशन होती है तो उन क्रिकेट की एप्लीकेशन में उनका जो स्कोर वगैरह रहता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। लेकिन उस केस में पूरे पेज पे वो स्कोर नहीं रहता है, वो किसी स्पेसिफिक सेक्शन में रहता है, तो वो स्पेसिफिक सेक्शन का डेटा क्या होता है, अपडेट होता है। तो उस केस में अब वो अपडेट हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो डेटा अपडेट तब होता है जब पेज आपका लोड होता है, कि जैसे ही आपका पेज लोड हुआ, रिक्वेस्ट सेंड हुई, उधर से रिस्पांस आया, आपका डेटा आया, आपने वो डेटा को चेंज होते हुए देखा। और दूसरा क्या होता है कि डायनेमिकली स्पेसिफिक रिक्वेस्ट गई है और उधर जो चेंजेस हो रहे हैं तो आपके इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। मतलब कि बिना पूरे पेज को रिलोड किए, बिना पूरे पेज को रिलोड करे, है ना, अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को ही क्या करना है यहाँ पर, अगर अपडेट अगर करना है, तो उस केस में अपन किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पर एजेक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। पूरा पेज लोड ना करे, किसी स्पेसिफिक पोर्शन को ही मेरे को क्या करना है यहाँ पर, अपडेट करना है, तो उस केस में अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ पर एजेक्स का यूज करते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा सिटी स्टेट। आप अगर कोई फॉर्म भरते हैं, अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें सिटी का ऑप्शन आता है, स्टेट का ऑप्शन आता है, कंट्री का ऑप्शन आता है। तो आपने देखा होगा कि आपने फॉर्म फिलअप किया, उसमें कंट्री आया तो आपने कंट्री में लिखा इंडिया, तो जैसे ही आपने इंडिया सिलेक्ट किया है तो उसके स्टेट के केस में इंडिया के स्टेट ही आएंगे। अब इंडिया के स्टेट में आपने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया है तो मध्य प्रदेश की ही सिटीज आएंगी। तो अब ये कैसे हो रहा है, ये वो एजेक्स की वजह से होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचे कि यार मैं हर बार रिक्वेस्ट सेंड करवाऊँ, कि सामने वाले ने फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करते करते अगर उसने जैसे ही कंट्री में इंडिया लिखा तो मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करवा दूँ और डेटाबेस से मेरा डेटा वो इंडिया के रिस्पेक्ट में सारे स्टेट को लेकर आ जाए, तो जैसे ही अगर ये रिक्वेस्ट सेंड हुई और रिस्पॉन्स आता है तो वो पेज तो आपका रीलोड हो जाएगा ना। तो आपने जो ऊपर फॉर्म में जो फील्ड डिटेल्स फिलअप करी होगी वो तो वापस से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तब ये तो गड़बड़ हो जाएगा।
और फिर आप बोलेंगे कि अगर मैं स्टेट सिलेक्ट करता हूँ उसके बेसिस पे सिटी को उठा के लेकर आऊंगा तो कंट्री क्लियर हो जाएगा। तो फिर उस केस में आप किसका यूज करते हो, एजेक्स का यूज करते हो। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अब ये एजेक्स काम किसके बेसिस पे करता है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अब एजेक्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपके पास में एजेक्स के केस में है ना, एक तो HTML जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट होता है और एक इनबिल्ट XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इनबिल्ट XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी के सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बाकी के सारे टास्क को कैसे क्या परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होंगी और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। मेथड्स की अगर अपन बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ओपन नाम की मेथड होती है जो रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करती है, सेंड नाम की मेथड होती है जो रिक्वेस्ट को सेंड करने का काम करती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में रेडी स्टेट प्रॉपर्टी होती है ना, वो स्टेट को चेक करेगा। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज की प्रॉपर्टी होती है जो कि फंक्शन को डिफाइन करने का काम करता है ना। रिस्पॉन्स टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी होती है जो डेटा को लेकर आने का काम करती है। तो ये अलग अलग इसमें कुछ क्या होती है आपके पास में प्रॉपर्टीज होती है। नहीं, ये आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, यहाँ पर आप न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका पेज आपको देखने को मिलेगा उसमें आप कोई भी इवेंट परफॉर्म करेंगे। इवेंट परफॉर्म करने के बाद में रिक्वेस्ट जाएगी आपके ब्राउजर पे, ब्राउजर उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाकर देगा, है ना। मतलब जैसे ही आप कोई इवेंट हिट करेंगे, है ना, फिर सर्वर मतलब आप ब्राउजर से डील करेंगे, ब्राउजर फिर उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, यहाँ पर जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा वो टास्क परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट का जो भी क्रिएशन होगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना, उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे रिस्पांस क्रिएट करेगा और फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो वापस से ब्राउजर को वो रिस्पांस देने का काम करेगा आपके आउटपुट स्क्रीन पर। तो अब ये क्या है, कैसे करता है और इसके लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, कितने टाइप की इसमें मेथड्स आएंगी, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज आएंगी, तो अपन वो देख लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो उसके लिए मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ आपसे। नहीं, आप मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अब एजेक्स आपका सिंपली जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है और ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट आप किसी में भी लगा सकते हो, PHP पाइथन जावा सब में लगा सकते हो। मतलब ये तो फ्रंट एंड में ही जाता है ना। आप अगर जावा से डील कर रहे हो, जावा फुल स्टैक अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसमें अगर फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट लगाते हो तो एजेक्स का कोड तो वैसे भी उसी पे लिखा है। बाकी जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो जहाँ से डेटा आएगा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है, राइट। तभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको एजेक्स दिख रहा है, राइट। अब ये लिखा क्या है तो यहाँ पर देखो कि एजेक्स मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। एजेक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, ये सिंपली एक कंसेप्ट है। Ajax just uses a combination of a browser built-in XML HTTP request object to request data from a web server or JavaScript and HTML DOM to display or use the data। ये JavaScript और HTML DOM का यूज करता है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, और ब्राउजर का built-in ऑब्जेक्ट XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर। इसका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। Ajax allows web pages to be updated asynchronously by exchanging data with a web server behind the scene. This means that it is possible to update parts of a web page without reloading the whole page. बिना पूरे पेज को रिलोड किए ये क्या करता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पेज को अपलोड करने का, अपडेट करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हाउ एजेक्स वर्क्स, ये एजेक्स काम कैसे करेगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या देख रखा है कि जो ब्राउजर के ऊपर आपका पेज होगा, है ना, तो एन इवेंट अकर्स। अब इवेंट अकर होगा, वो इवेंट कुछ भी अकर हो सकता है ना, आपका माउस क्लिक हो सकता है ना, आपका बटन क्लिक हो सकता है, ठीक है, आपका ऑन लोड हो सकता है, जो भी इवेंट होगा वो इवेंट अगर होगा। तो वहाँ पे इवेंट अगर होने के बाद में क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर XML HTTP का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा और उसके बाद में सेंड HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट क्या होगी, आपकी सेंड होगी। ये HTTP की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, तो ये इंटरनेट के थ्रू आपके जाएगी आपके सर्वर पे, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, किसको प्रोसेस करेगा, उस HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उस HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद में क्रिएट करेगा रिस्पॉन्स एंड सेंड डेटा बैक टू द ब्राउजर, और ब्राउजर को डेटा देने का काम करेगा। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो इवेंट अकर हुआ, इवेंट अकर होने के बाद में XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में यहाँ से
रिक्वेस्ट आपकी सेंड होगी। सेंड होने के बाद में आप सर्वर पे जाएंगे, सर्वर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्रिएट अ रिस्पॉन्स एंड सेंड डेटा बैक टू द ब्राउजर। क्या नहीं, पोर्ट क्यों लगाओगे आप? नहीं, पोर्ट वगैरह यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सर्वर में आपका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और सेंड डेटा बैक टू द ब्राउजर, ये वापस से ब्राउजर पर आएगा। अब वापस से ब्राउजर पर आएगा तो आप क्या बोलेंगे, प्रोसेस द रिटर्न डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आपका जो रिटर्न डेटा आया है उसको आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, राइट, और अपडेट करेंगे पेज के कंटेंट को। अब पेज का कंटेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो आप देखें यहाँ पर जो अभी ऊपर समझाया है वही यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए आपके, आप इसको एक बार रीड आउट कर लो। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कैसे, यहाँ से अपन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उधर से रिस्पांस आएगा, तो जो आपने ऑब्जेक्ट भेजा है तो उधर से नहीं, तो उससे रिस्पांस टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी होती है वो उधर से डेटा लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके बारे में, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्रिएट एन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सफारी, ओपेरा हैव अ बिल्ट इन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इन सबके पास में अपना खुद का क्या होता है, एक्सएमएल एचटीटीपी का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके टास्क से डील करना है, आपको एजेक्स का कंसेप्ट अगर इंप्लीमेंट करना है, तो आपको खुद का यहाँ पर क्या बनाना पड़ता है, अपना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, है ना, न्यू कीवर्ड का यूज करके एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, वेर एक्स एचटीटीपी इक्वल्स टू न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें कि जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है उसकी कुछ मेथड्स होंगी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर आपको क्या देकर रखी हुई है, कुछ मेथड्स देकर रखी हुई है। अगर अपन मेथड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या देकर रखा है, न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये जो मेथड आपको देकर रखी है, ये मेथड करेगी क्या, ये क्रिएट करेगी न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, है ना। यहाँ पर ये क्या क्रिएट करेगी, आपके न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगी, यहाँ पे क्रिएट करने का काम करेगी, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर अबॉर्ट मेथड, तो ये क्या करेगी, कैंसल्स द करंट रिक्वेस्ट। जो आपकी करंट रिक्वेस्ट होगी उसको क्या करेगी, कैंसिल करने का काम करेगी। गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स, तो रिटर्न हेडर इन्फॉर्मेशन, है ना, ये हेडर इन्फॉर्मेशन रिटर्न करने का क्या करती है, ये मेथड काम करती है ना। हेडर इन्फॉर्मेशन मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे आपने देखा होगा ना कि कंटेंट टाइप क्या होता है उसका, है ना, एप्लीकेशन वगैरह ऐसा लिखा हुआ होता है ना, कि किस टाइप का कैसे, कि जैसे आपने देखा होगा कि कंटेंट टाइप में आपका एप्लीकेशन जेसन लिखा हुआ रहता है ना, एप्लीकेशन। उसके अलावा मतलब बोले तो इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज उसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यूज की मुझे रिक्वायरमेंट होती है जब आप इधर से उधर रिक्वेस्ट को सेंड करते हो, है ना। मतलब या तो आप आपके क्लाइंट से सर्वर पे जा रहे हो, सर्वर से क्लाइंट पर आ रहे हो, तो कुछ हेडर पार्ट में अगर डेटा को अगर भेजने की जरूरत पड़ी तो उसमें वो गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर और गेट रिस्पॉन्स हेडर नाम के मेथड का आप क्या करते हो, यूज करते हो। इसमें क्या देखा है, रिटर्न्स हेडर इन्फॉर्मेशन और रिटर्न्स स्पेसिफिक हेडर इन्फॉर्मेशन। फिर ओपन नाम की मेथड आती है। ओपन नाम की मेथड के अंदर आपको 5 पैरामीटर्स देके रखे हुए हैं, लेकिन 5 में से अपन सिर्फ 3 ही यूज करते हैं। अब 5 में से 3 कौन से यूज करते हैं, तो एक अपन मेथड का यूज करते हैं, एक यूआरएल का यूज करते हैं और एक असिंक्रोनस का यूज करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑप्शनल होते हैं और अपन यूज भी नहीं करते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर ओपन नाम की मेथड करेगी क्या, तो ये आपकी रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करने का काम करती है। मेथड की अगर अपन बात करें तो मेथड के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो किस मेथड से कर रहे हो, गेट से कर रहे हो, पोस्ट से कर रहे हो, किससे कर रहे हो।
यूआरएल बोले तो कहाँ से आपको डेटा को रिट्राइव करके लेकर आना है या कहाँ पर किस सर्वर पे किस लिंक पर आपको रिक्वेस्ट को सेंड करना है। जैसा आपने देखा था ब्राउजर से आप सर्वर पे जा रहे थे, तो सर्वर के केस में आपको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ पर है या कहाँ से किस पॉइंट से आप डेटा को उठा के लेकर आना चाहते हो। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है, तो असिंक्रोनस के केस में हम यहाँ पे ट्रू लिखते हैं, क्योंकि अगर आपने सिंक्रोनस कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश होने के पूरे चांसेस है, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, लोड नहीं होगी, है ना, आपका जो क्राउड है ना, वो कम अट्रैक्ट होगा आपकी साइट पर। अब ऐसा क्यों, ये दो चीजें होती है, दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस की अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो 1 by 1, और असिंक्रोनस मतलब एक साथ। इसको अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, मैंने बोला कि एक क्लासरूम में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाया है, उस नोटिस को पढ़ने में 1 मिनट लगता है, और मैंने अगर आपको बोला कि यार 1 by 1 आपको यहाँ से जाना है, एक बच्चा जाएगा एट अ टाइम, वो नोटिस बोर्ड पे से नोटिस पढ़ेगा और फिर वहां से घर निकल जाएगा। अब ऐसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो पूरा नोटिस बोर्ड का नोटिस पूरी क्लास में सर्कुलेट होने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट्स, क्योंकि हर बच्चा 1 मिनट लगा के पढ़कर जाएगा तो 50 मिनट लगेंगे। अब वहीं अगर मैंने बोला कि मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया है, पढ़ते हुए चले जाना, सारे बच्चे इकट्ठे एक साथ निकले, है ना, 25 बच्चों ने पहले पढ़ लिया नोटिस 1 मिनट में, बचे हुए 25 बच्चों ने 1 मिनट में फिर से नोटिस पढ़ लिया, तो ओवरऑल वो मैसेज पूरी क्लास में कितनी देर में सर्कुलेट हो गया, 2 मिनट में। तो आप खुद सोचे कि यार 50 मिनट्स लगाकर आप यहाँ पे बैठे रहना पसंद करेंगे या 2 मिनट लगाकर आप बैठे रहना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली 2 मिनट, क्योंकि आपके 48 मिनट्स वहाँ पर क्या होंगे, सेव होंगे। तो इन द सेम वे आप भी जो यहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो या जो अप्रोच को फॉलो करते हो, तो आपकी भी अप्रोच यहाँ पे असिंक्रोनस वाली ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर असिंक्रोनस में अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे ट्रू लिखते हैं। वही अगर अपन बात करें यूजर नेम पासवर्ड, तो ऐसा कुछ ऑप्शनल ही है ना, तो आपको लिखना भी नहीं है यहाँ पर। फिर अगर अपन बात करें सेंड, तो सेंड क्या करेगा, सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज फॉर गेट रिक्वेस्ट। अगर आप मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, गेट मेथड का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे सेंड नाम के मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पोस्ट का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, सेंड स्ट्रिंग नाम के मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो उसमें डेटा को एज अ स्ट्रिंग आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर पास करना रहेगा। और अगर आप यहाँ पे पोस्ट का यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, तो जो आखिर में दिख रहा है सेट रिक्वेस्ट हेडर, आपको ये भी वहाँ पे सेट करना पड़ता है ना, एड्स अ लेबल वैल्यू पेयर टू द हेडर टू बी सेंड। ठीक है, इस टाइप का डेटा आपको सेंड करना है। गेट की अगर अपन बात करें तो यूआरएल में डेटा दिखता है, पोस्ट में यूआरएल में डेटा आपको नहीं दिखता है, और पोस्ट के केस में आपका डेटा बॉडी पार्ट में जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? वही अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अभी आपने देखी थी मेथड्स, अभी यहाँ पर क्या है आपके पास में, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ऑन रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफाइन करती है किसको, आपके फंक्शन को, है ना, मतलब ये फंक्शन को डिफाइन करती है। ये फंक्शन हर बार चलता है जितनी बार रेडी स्टेट चेंज होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन रेडी स्टेट चेंज डिफाइंस अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंजेस। जितनी बार रेडी स्टेट की प्रॉपर्टी चेंज होगी उतनी बार ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। अब ये रेडी स्टेट क्या होता है, अब आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है रेडी स्टेट होल्ड द स्टेटस ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट, है ना। ये क्या करता है, जो XML HTTP रिक्वेस्ट है ना का जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया और जब आपने रिक्वेस्ट को भेजी, तो उस केस में वो रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ पहुंची या कितनी कितनी पहुंची। लाइक ये जो नंबर दे के रखे 0 1 2 3 4, ये एक एक स्टेप को बता रहा है कि 0 गया मतलब रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज, कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है वो इनिशियलाइज ही नहीं हुई है। अगर आप 1 लिखते हैं तो मतलब अगर 1 मिलता है तो इसका मतलब सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है आपके सर्वर पे, तो सर्वर का उस रिक्वेस्ट के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। 2 मतलब रिक्वेस्ट रिसीव्ड, है ना। फिर अब उसके बाद में आप क्या बोलेंगे कि सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है और रिक्वेस्ट भी रिसीव हो गई है। थर्ड मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोसेस रिक्वेस्ट, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, है ना, कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। और फाइनली आप क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट फिनिश एंड रिस्पॉन्स इज रेडी। यहाँ से रिक्वेस्ट फिनिश हो गई है और अब यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है आपका, रेडी है। आप जो डील करते हैं वो 4th नंबर से ही डील करते हैं, जिसमें आप बोलेंगे रिक्वेस्ट फिनिश हो गई है और रिस्पॉन्स रेडी है। ठीक है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, तो यहाँ पर रिटर्न्स द रिस्पॉन्स डेटा एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स डेटा। किस में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। और रिस्पॉन्स XML रिटर्न्स द रिस्पॉन्स डेटा एज XML डेटा। ये XML डेटा के तौर पे आपका डेटा रिटर्न कर देने का काम करेगा। वहीं अगर अपन स्टेटस की बात करें तो आप बोल सकते हैं रिटर्न्स द स्टेटस नंबर ऑफ अ रिक्वेस्ट। अब स्टेटस नंबर बोले तो 200 अगर आया है तो आप बोलते हैं ओके,
403 आता है तो आप बोलते हैं फॉरबिडन, 404 आता है तो आप बोलते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि 201 पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है स्टेटस, 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर, है ना, ऐसा आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर स्टेटस टेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्टेटस टेक्स्ट में आप क्या बोलेंगे, रिटर्न्स द स्टेटस टेक्स्ट, मतलब जो आपका पहले स्टेटस आपका नंबर देगा 200, 403, 404, 500, 201, वहीं पे स्टेटस टेक्स्ट आपको उसकी जगह उसका जो मैसेज है, जैसे ओके, नॉट फाउंड, फॉरबिडन, इंटरनल सर्वर एरर, तो वो देने का काम करेगा। क्लियर है? ये इसलिए भी आता है क्योंकि जैसे आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था कि एवरी ब्राउजर हैव डिफॉल्ट एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, हर एक ब्राउजर के पास में अपना खुद का भी तो होता है ना, तो जो पेज नॉट फाउंड, इंटरनल सर्वर एरर जो ब्राउजर खुद देता है ना, बिना आपकी एप्लीकेशन क्रिएट करे, तो ये उसकी वजह से आता है। और बाकी आप खुद बना के करेंगे तो आप अपना खुद का उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉरबिडन मतलब कि रेस्ट्रिक्ट करके रखी हुई है, फॉरबिडन मतलब जाना बोल सकते हो कि अलाउ नहीं है या सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, ऐसा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो जो अगर अपन बात करें असिंक्रोनस देखा था, तो ये उसी का देख रखा है, सिंक्रोनस XML HTTP रिक्वेस्ट असिंक्रोनस इक्वल्स टू फॉल्स इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज द जावास्क्रिप्ट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग अंटिल द सर्वर रिस्पांस इज रेडी, इफ द सर्वर इज बिजी और स्लो द एप्लीकेशन विल हैंग और स्टॉप, है ना, कि वहाँ पर असिंक्रोनस अगर फॉल्स लिखोगे तो वो सिंक्रोनस जैसे काम करेगी, जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर रिक्वेस्ट, मतलब सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, तो टू सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर वी यूज द ओपन एंड सेंड मेथड ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आप करेंगे क्या, XML HTTP डॉट ओपन, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेथड का नाम लिखेंगे, आपकी फाइल का नाम लिखेंगे, और कॉमा करके आप क्या कर देंगे यहाँ पे ट्रू। और ये ओपन नाम की मेथड आपकी रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करती है, और सेंड नाम की मेथड आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करने का काम करेगी। तो वहीं अगर अपन बात करें कि जो अभी तक आपने पढ़ा था वो उसी के बारे में लिखा है, ऑन रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी, ये की क्या, जो कि क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि इसको आपके फंक्शन को, तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, डिफाइंस अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रेडी स्टेट चेंज, रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट, है ना। आप एक बार इसको रीड आउट कर लो, जो आपने उधर पढ़ा है वही सारी चीजें लिखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर फाइनली अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है, तो उसके बाद में आपके पास में एग्जाम्पल आता है, और वो एग्जाम्पल में क्या लेकर रखा है, यहाँ पर एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर आपने न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट से आपने ओपन नाम की मेथड को कॉल किया, जिसके अंदर आपने मेथड URL पास किया, असिंक्रोनस में आपने ट्रू लिखा, रिक्वेस्ट को आपने सेंड किया, फिर उसके बाद में आपने XHTTP डॉट, है ना, ऑन रेडी स्टेट चेंज लिखा, उसमें आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। वो फंक्शन क्या चेक कर रहा है कि रेडी स्टेट आपका 4 है क्या और स्टेटस 200 है क्या, अगर हाँ तो आपको जो भी रिस्पांस मिलेगा, है ना, वो दिस डॉट रिस्पांस टेक्स्ट आपको जो मिल रहा है, आप उसको क्या करवा दोगे, यहाँ पर HTML के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक आईडी पर प्रिंट करवाने का काम करोगे। ये कोड आपको एजेक्स का हर जगह लिखना रहेगा। ठीक है, हाँ ये JS में आपको लिखना रहेगा, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन उसके पहले अगर आपको देखना है तो आप एक बार इसको पूरा देख लो, एक बार रीड आउट कर लो। एक बार इसको वापस से आप पढ़ लो पूरा। ठीक है,
ठीक है। अब ये तो आपकी वही मेथड से दे के रखी, जो मेथड जब आपने यहाँ पर डिस्कस करी, मेथड के रिस्पेक्ट में आपके पास में यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज दे के रखी जो आपने डिस्कस करी है। ठीक है, ये आपको बोला गया कि एसिंक्रोनस आपको ट्रू रखना है, क्योंकि फॉल्स रखने पर गड़बड़ हो जाएगी। और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने सर्वर पे, उसके बाद में जो आपने वो पढ़ा था टेबल, उसके बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको देख रखा है, जो कि आपको लिखना रहेगा यहाँ पर एग्जांपल को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देकर रखा हुआ है ना, जिसमें आपने एजेक्स के बारे में यहाँ पर देखा है। बाकी फिर अगर अपन बात करें इसके प्रैक्टिकल की, तो इसका प्रैक्टिकल फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एजेक्स का एग्जांपल फ्रेम करके बता दूंगा। और आपने जो अभी तक एग्जांपल देखे थे वो जेसन वाले, जिसमें आप उस स्पेसिफिक यूआरएल से डेटा को कॉपी कर रहे थे और इधर लाके प्रिंट करवा रहे थे, तो अब उसको अपन कॉपी पेस्ट ना करते हुए एजेक्स के थ्रू अपन उस लिंक से डेटा को यहाँ पे लाके प्रिंट करवा लेंगे। तो वो कैसे क्या होगा वो अपन कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।